तो शुरू करने से पहले एक लाइफ हैक बता देता हूँ कि अगर आपको ये देखना है कि कहीं आपका डेटा डार्क वेब में लीक तो नहीं हो गया है, किसी अकाउंट का या कोई आपकी ईमेल एड्रेस या कोई फ़ोन नंबर कहीं डार्क वेब पर पड़ा तो नहीं हुआ है और क्रिमिनल्स के हाथ तो नहीं लग गया है, तो ये आप चेक कर सकते हो। गूगल वन और नॉट वीपीएन, ये दो काफ़ी रिलायबल सर्विसेज हैं जो मैं खुद भी कई बार यूज़ करता हूँ इनके थ्रू, और ये स्कैन करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन डार्क वेब के ऊपर और आपको बता देते हैं कि कहीं आपकी कोई ईमेल एड्रेस या पासवर्ड किसी अकाउंट के पड़े तो नहीं हुए हैं, और अगर पड़े हुए हैं तो आप उनको जाकर चेंज कर सकते हैं और वहाँ से रिमूव करने की रिक्वेस्ट भी डलवा सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करना। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कनाडा में जो 3 मोस्ट कॉमन स्कैम्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फिशिंग स्कैम्स के बारे में। अब ये फिशिंग क्या होती है? फिशिंग मछली पकड़ने वाली फिशिंग को नहीं बोलते। आईटी वर्ल्ड में फिशिंग का मतलब होता है आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाना जो आपने पहले देखी हुई है और आपको लगता है कि ये सेफ है वेबसाइट, और आपको कहा जाता है कि आप इस पे अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करो, चाहे वो बैंक जैसी वेबसाइट हो, चाहे वो आपके कैरियर मोबाइल कैरियर जैसी वेबसाइट हो, और जब आप उस पर अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करते हो वो क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाते हैं और क्रिमिनल्स के पास चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। तो इस फिशिंग स्कैम से कैसे बच सकते हैं और ये होता क्या है, अब देखते हैं। सबसे पहले ये काम कैसे करता है कनाडा में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, एक लिंक होता है और उसमें लिखा होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, या फिर आपका कनाडा पोस्ट या आपका कोई यूपीएस का पार्सल है जो डिलीवर नहीं हो पा रहा है, और अगर आपको डिलीवर करवाना है तो फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी ने ई ट्रांसफर पैसे भेजे हैं और वो पैसे डिपॉजिट करवाने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें लिंक जरूर होता है, और कई बार उनमें जो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है उसमें भी फर्स्ट 4 डिजिट आपके कार्ड से मैच हो रहे होते हैं। लेकिन उस स्कैम में आप फॉल मत करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स फर्स्ट 4 डिजिट्स क्रेडिट कार्ड्स के सेम ही हो पाते हैं। मैटर वो करता है अगर लास्ट 4 डिजिट्स उनको पता हो, अगर वो नहीं पता तो फर्स्ट 4 डिजिट्स बिल्कुल मत देखना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे फोन में अगर मैं यहाँ पे मैसेजेस में जाऊँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनाडा पोस्ट योर पैकेज हैज बीन हेल्ड एंड द कोरियर डिड नॉट रिसीव द सिग्नेचर, और यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है ordercanadapost.com। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये Scotiabank action required for your debit card beginning with 45360. Most of the Scotiabank debit cards 45360 से ही बिगिन होते हैं, इस करके उन्होंने ये लिख दिया है। और उन्होंने ये वेबसाइट दिया है http://scotiacanadaonlinereset.com। अब इस पे लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाएगा जहाँ पर बिल्कुल वेबसाइट स्कोशिया बैंक जैसी दिखेगी, और आपको कहेंगे इसमें एंटर करो अपने क्रेडेंशियल्स, और वो चोरी हो जाएंगे। तो अब देखते हैं इन स्कैम से बच कैसे सकते हैं और कैसे पता लगेगा कि ये स्कैम है। तो नंबर 1 ये है कि कोई भी बैंक और कोई भी कनाडा पोस्ट डायरेक्टली आपको कभी भी ये कहकर मैसेज नहीं करेगा कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन या क्रेडेंशियल्स डालो। तो कहीं भी ऑनलाइन में अगर आपको कोई लिंक आया है उस पर क्लिक करने में बहुत ही सावधान रहिए कि ये लिंक, अगर आप उस लिंक पर जाकर आपसे आपकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो कभी भी उस पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन मत डालो। दूसरी बात यह है कि लिंक की डोमेन हमेशा चेक करो। कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है कि इसमें स्कोशिया, कनाडा, रीसेट इस तरह के वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन डोमेन क्या है? सबसे पहले तो आप गूगल सर्च पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो स्कोशिया बैंक। फॉर एग्जांपल अगर आपका बैंक स्कोशिया बैंक है और स्कोशिया बैंक की वेबसाइट पर जाकर आप टॉप बार में चेक करो कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन होता है जो लास्ट वाला, जो .com से बिल्कुल पीछे या .ca से बिल्कुल पीछे वाला वर्ड होता है, 2 डॉट्स के बीच में, वो होता है आपका डोमेन नेम, और वो हर कंपनी का यूनिक होता है। और वो कोई भी आपको लिंक भेजेंगे, कोई भी ईमेल भेजेंगे, वो उस डोमेन, वो एंड में डोमेन नेम जुड़ा होगा। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल scotiabank.com है तो एंड में जरूर चेक करो कि scotiabank.com पीछे हो। और फाइनली ये बात एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि कहीं भी ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालने में बहुत ही सावधान रहो, और खास करके तब अगर आपको कोई लिंक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भेजा गया है तो बिल्कुल भी इन मैसेजेस पर विश्वास मत करो। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप किसी ने आपको पैसे भेजे हैं तो बिल्कुल भी विश्वास मत करो। अगर किसी ने आपको पैसे भेजे होंगे तो आपका बैंक आपको फोन करके भी बता सकता है, आपका बैंक आपको ईमेल पे भी बता सकता है, और उस ईमेल की जो डोमेन होगी वो बैंक की डोमेन होगी। ईमेल में भी ऐसे स्कैम्स हो पाते हैं कि पैसे भेजे हैं उनको डिपॉजिट करवा लो, बिल्कुल भी उस पर विश्वास मत करना। अगर कोई आपको पैसे भेजेगा तो आपको बताकर भेजेगा, कोई भी अननोन पर्सन आपको पैसे नहीं भेजेगा, और अगर भेजेगा भी तो आप उसे प्लीज़ डिपॉजिट मत करवाओ, क्योंकि वो पैसे आपको नहीं बिलोंग करते हैं। तो ऐसे काफ़ी केसेस यहाँ पर हो जाते हैं जिसमें लोग इन स्कैम्स में फॉल कर जाते हैं। तो ये अब आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्कैम के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट स्कैम होता है आपको कॉल के थ्रू। अब ये स्कैम क्या होता है? इसमें होता है कि आपको एक कॉल आती है जिसमें आपको कहा जाता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी ने चुरा ली है,
और चुराई एक्चुअली में किसी ने नहीं होती, जो चुराने वाले हैं वही आपको फ़ोन कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही लेजिट साउंड करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सच में बैंक से ही बोल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले मुझे एक फ़ोन आया था अमेरिकन एक्सप्रेस के थ्रू, और उन्होंने मुझे मेरा कार्ड नंबर बताया फुल, उन्होंने मुझे मेरा एड्रेस बताया, उन्होंने मुझे मेरी ईमेल बताई, और ये सुनकर मुझे एक्चुअली लगा कि ये एक्चुअली अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से बोल रहे होंगे। और उन्होंने मुझसे क्या मांगा वेरिफिकेशन के लिए? मेरे कार्ड का पिन कोड। और मैं ऑलमोस्ट उन्हें बताते ही रह गया जब मुझे लगा कि हो सकता है कि ये स्कैम हो। तो तभी मैंने फ़ोन काटा और अमेरिकन एक्सप्रेस को खुद कॉल किया, जहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मेरे कार्ड पर कोई फ्रॉड नहीं हुआ है, मुझे जो लोग कॉल कर रहे थे वो फेक थे। और मुझे फिर उनकी कॉल आई, मैंने उन दोनों कॉल्स को कनेक्ट किया जब मैं अमेरिकन एक्सप्रेस के कस्टमर सर्विस से बात कर रहा था, और उसी टाइम पर मुझे वो स्कैम वाले भी कॉल कर रहे थे। मैंने उन दोनों को कनेक्ट किया, और जो स्कैम वाला बंदा था वो एजेंट ऐसे पर कह रहा था कि मैं एजेंट हूँ। तो जब एक्चुअल रियल एजेंट ने उससे उसका नाम पूछा, ईमेल पूछी, कहा मुझे कि मैसेज करो, दिखाओ कि तुम अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करते हो, तो वो नहीं कर पाया। और इससे मुझे वेरीफाई हो गया कि एक्चुअली मैं स्कैम में ऑलमोस्ट फॉल करते करते ही रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि अगर आपको कोई भी कॉल आती है और कहते हैं कि आपका बैंक के क्रेडेंशियल्स चोरी हो गए हैं, तो प्लीज़ उन पर विश्वास मत करो। हमेशा अगर आपको लगता है कि आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, आप अपने बैंक को खुद कॉल करो और उनसे वेरीफाई करो। और क्रिमिनल्स को आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? डेटा लीक्स के थ्रू। अब डेटा लीक्स कैसे हो जाते हैं? अगर आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट्स पर साइन अप कर रहे हो और उन वेबसाइट्स का सिस्टम इतना सिक्योर नहीं है, तो हो सकता है एक्सीडेंटली कहीं उनसे डेटा लीक हो गया हो, जैसे आपकी ईमेल, एड्रेस या फिर कोई इन्फॉर्मेशन। तो वो जब डेटा लीक हो जाता है तो वो डार्क वेब पर चला जाता है, क्रिमिनल्स के हाथ लग जाता है, तो वो उसे आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ से लड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप एक फेक ईमेल रखो, या फिर कोई अपनी साइट पर एक्स्ट्रा ईमेल रखो, जो आप कहो कि मैंने ये ईमेल सिर्फ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर यूज़ करनी है। मैंने एक ईमेल मेरी होगी जहाँ पे मैंने बैंक वाली वेबसाइट्स है, जो मेरी ऑफिशियल ईमेल है, ठीक है। ये वाली जो ईमेल है, इस पर मैंने न्यूज़ लेटर, साइन अप्स, कोई भी आप थर्ड पार्टी वेबसाइट हो जो आपकी ऑफिशियल फाइनेंस से रिलेटेड वेबसाइट नहीं है, जहाँ पे आपका मनी नहीं हैंडल हो रहा है, उसके लिए आप एक सेपरेट ईमेल रखो। और तीसरी बात ये है कि iCloud, अगर आपके पास iCloud प्लस की सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें भी आपके पास एक ऑप्शन होती है जनरेट हाइड माई ईमेल करके, ऐसे ऑप्शन होती है जिसमें आप एक टेम्परेरी ईमेल जनरेट कर सकते हो, और वो कभी आप ईमेल डिलीट कर सकते हो। तो आपको पता रहेगा कि यार ये ईमेल मेरी अगर लीक हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और हैक है इसके बारे में, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कैम के बारे में। अच्छा, तीसरा और फाइनल स्कैम जिसके बारे में आपको अवेयर करना चाहता हूँ वो है कि थ्रेट और वारंट स्कैम। अब ये क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कॉल आती है और आपको जो कॉल पे बंदा बोल रहा होता है वो आपको ये कहता है कि आपके अगेंस्ट एक वारंट इशू हो गया है और पुलिस आपको पकड़ने आ रही है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो भी कोई इमिग्रेंट्स हैं उनको नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन होती, वो डर जाते हैं ये सुन के, और वो कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो वो फ़ोन वाले कहते हैं कि एक्चुअली हुआ यूँ कि आपका एक पार्सल आया था जो हमने बॉर्डर सर्विस पे रोका हुआ है, और ये पार्सल में कुछ इलीगल हमें सब्सटेंसेस मिले हैं, इसीलिए करके आपके लिए हमने एक वारंट इशू किया है, और अगर आपको ये कैंसिल करवाना है तो आपको हमें ये इतना मनी पे करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी रेयर सर्कमस्टांसिस में, और होपफुली ऐसा ना हो कभी भी आपके साथ, अगर कोई वारंट इशू हुआ होगा तो कभी भी आपको कोई फ़ोन नहीं आएगा और कोई ये नहीं कहेगा कि पुलिस आने वाली है, और पैसे देने से कभी पुलिस रुकने नहीं वाली है। हमेशा अगर किसी के खिलाफ वारंट इशू होता है तो पुलिस सीधा उनके पास आती है, उनके एड्रेस पर, क्योंकि कनाडा पुलिस को सब कुछ पता होता है, उनको आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन थ्रेट्स पर डरो मत, इनफैक्ट आप इनसे एंगेज मत करो, और कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो, खास करके अपना सिन नंबर कभी भी किसी को मत दो। ये बात मैं जितनी रिपीट करूं उतनी कम है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कैम कॉल्स में वो वेरीफाई करने के लिए बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, सबकॉन्शियसली हम प्रिपेयर ही नहीं होते हैं, हम अपना सिन नंबर या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे बैठते हैं। और चाहे वो हमसे पैसे ना भी निकलवा पाएं, अगर उनके पास हमारी थोड़ी सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ही आ जाती है तो भी वो उसका काफ़ी मिसयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सिन नंबर या कोई स्टोलन आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन पर किसी का भी कोई क्रिमिनल्स क्रेडिट कार्ड नया खुलवा सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं उनके नाम के ऊपर। तो प्लीज़ वेरी रहें, ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी को भी ना दें। अगर आपको कोई कॉल आ रहा है और कह रहा है आपके खिलाफ वारंट इशू हुआ है, आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे, कोई वारंट नहीं इशू हुआ है, प्लीज़ उनकी बात पर विश्वास मत करो। अच्छा, अब जैसे प्रॉमिस किया था, एक और लाइफ हैक बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक जीमेल अकाउंट है और आप अपनी ईमेल किसी को नहीं देना चाहते डायरेक्टली, तो आप ये काम कर सकते हो कि अपना ईमेल, आपका जो यूज़र नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम राघव है, अगर मेरी ईमेल है raghav@gmail.com, तो मैं राघव के आगे प्लस लगाकर, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी न्यूज़लेटर पे साइन अप कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ राघव +newsletter@gmail.com,
और ये वाली जो ईमेल होगी, इस पर जो भी ईमेल्स आएंगी वो मेरे ईमेल इनबॉक्स पर ही आएंगी। और अगर आपको लगता है कि यार ये वाली ईमेल लीक हो गई है, तो आप बस जाकर अपने ईमेल में raghav+newsletter@gmail.com को ब्लॉक कर सकते हो, तो जो भी ईमेल्स उस पर आएंगी वो आपको नहीं पहुंचेंगी। तो ये बहुत ही सेफ, एक और बहुत ही सेफ तरीका है अगर आप चाहते हो कि आपकी ईमेल्स लीक ना हो। और अगर हों भी तो अगर आपको कोई ऐसी स्कैम वाली ईमेल आएगी, अगर आप उस पर चेक करोगे कि किसको भेजी गई है, आपको पता लग जाएगा कि ये आपकी डायरेक्ट ईमेल पर नहीं आई है। इसके प्लस के आगे जो भी कीवर्ड लगा हुआ है, आपने लगाया था जब आपने ईमेल दी थी, ये उस ईमेल पर आई है। इसका मतलब ये ईमेल उनको कहीं और से मिली है, और इस पर जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि ये ऐसा हो गया है, आप अपनी बैंक इन्फॉर्मेशन एंटर करो, वो ज़रूर कोई आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये बहुत ही ध्यान में रखना। और होपफुली आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और किस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हो, फाइनेंस से रिलेटेड, कैनेडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताओ। और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियो में।